171 करोड़ रुपए लगाकर एक शीश महल में रहने वाले दिल्ली के प्रथम आम आदमी अरविंद केजरीवाल के घर की जांच पीडब्ल्यूडी ने की। उस घर में जो मिला है वो किसी आम आदमी ने सुना भी नहीं होता। What if I told you that in the Delhi Chief Minister's residence, even the humble little bathroom toilet is worth 1 crore? इसके विपरीत 40% से अधिक दिल्ली आज भी स्लम्स झुग्गी बस्ती में रह रही है। 100 रुपए 1000 रुपए कमाते होगे, उससे ज्यादा आप अपने बच्चों की दवाई करवा दोगे अगर यहाँ पे रहोगे तो। और इसी सब के बीच दिल्ली में गंदगी 950% से भी अधिक बढ़ चुकी है। Every day, the tens of millions of people that live in the city of Delhi generate 10,000 metric tons of waste. क्या ऐसे में दिल्ली और भारत के लोगों को दिल्ली के सबसे वीआईपी आम आदमी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के असली आम आदमी के रहने के लाइफस्टाइल को कंपेयर नहीं कर लेना चाहिए? कैसी स्थिति आज दिल्ली के आम आदमी की और कैसे रहते हैं सीएम केजरीवाल खुद? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब दिल्ली की जनता कोरोना में मेडिकल सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटक रही थी तो दिल्ली के आम आदमी, कट्टर ईमानदार आदमी अपना आम नहीं बल्कि खास बंगला निर्माण करवा रहे थे। केजरीवाल की राजनीति खुद को साधारण सा दिखाने वाला और अपने आप को आम आदमी से एसोसिएट कराने के नाम से ही बेसिकली शुरू हुई थी। इसीलिए भाई साहब ने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रख लिया। लेकिन जैसा केजरीवाल ने ही कहा था कि दोष ना कुर्सी में ही है, जो भी इस पर बैठता है भ्रष्टाचार करने लगता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। केजरीवाल पर भी इसी प्रकार कई घोटालों के आरोप लगे और उनके चक्कर में भाई साहब जेल भी गए। पर आज हम बात करेंगे इन भाई साहब के शीश महल के बारे में। तो केजरीवाल के बंगले की जांच की बात तब शुरू हुई जब 12 मई 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन में खर्च की आई जो रकम थी उसकी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसी रिपोर्ट के बाद 18 जून 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को 15 दिन के अंदर अंदर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उस टाइम पे भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के शीश महल को आधार बनाकर उनकी ईमानदारी पर कई प्रश्न लगा दिए और कहा कि इस जांच से जल्द ही ये पता चल जाएगा कि भाई किसके निर्देश पर ऐसे निर्माणों के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का उल्लंघन किया गया और साथ ही जांच से यह भी पता चल जाएगा कि किसके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटे छोटे टेंडर जारी किए जो एमसीडी से मंजूर प्राप्त किए बिना ही कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भारत का एक मुख्यमंत्री यदि अपने घर को बनाता है तो इसमें गलत क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बंगला मंत्रालय के दिशा निर्देश के तय पैरामीटर से बहुत बड़ा था। साथ ही नए भवन के निर्माण की कोई मंजूरी भी नहीं ली गई थी और इसी बात से दाल में कुछ काला होने का पता चलता है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि भाई साहब दाल पूरी की पूरी काली है। केजरीवाल के बंगले पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च हो गए और ऑफिस पर 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हो गए। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सीएम आवास में बदलाव का प्रस्ताव रखा था जिसमें एक ड्राइंग रूम, 2 मीटिंग रूम और 24 लोगों की क्षमता वाला एक डाइनिंग रूम बनाना था। पीडब्ल्यूडी के अनुसार सीएम आवास 80 साल से अधिक पुराना था, इसीलिए उसके ऊपर कोई नया फ्लोर नहीं बन सकता था। इसीलिए कैंपस में नए बंगले को बनाया गया। लेकिन यहाँ पर संदेह तब उत्पन्न होता है जब अपने आप को आम आदमी और कट्टर ईमानदार कहने वाला नेता उसके बंगले का ना दरवाजा खुलता है। इस आम आदमी के खासम खास बंगले में स्वचालित सेंसर से लैस टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट हैं जिसमें ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज सीट के ऑप्शंस हैं, हीटेड सीट मिल जाती है, वायरलेस रिमोट डिओडराइजर है, मतलब भाई साहब अपने आप बदबू दूर कर देता है वो, और ऑटोमेटिक फ्लशिंग अपने आप कराने के बाद फ्लश हो जाए, ऐसी सुविधाएं हैं। एक ऐसा कमोड एक आम आदमी के घर में लगा हुआ था जी जिसकी कीमत 10-12 लाख थी। What if I told you that in the Delhi Chief Minister's residence, even the humble little bathroom toilet is worth 1 crore? We're not kidding. Let's show you how.
So here's what the spending on the precious bathroom was like. The vanities in 15 toilets in the Chief Minister's house were worth 15 lakhs. What are vanities? Basically, that little mirror that you put, or rather the huge mirror you put above the wash basin and those little cubicles by the side, that's a vanity. 15 lakh worth of vanities were put in the washrooms. Sanitary installations worth 10 lakh 78,000. I mean commodes for almost 11 lakhs. Everyone loves a good relaxing shower in this hot weather. Now, people have all sorts of fancy contraptions in their shower with multiple shower heads, jacuzzi effect. But how much do you think a shower cubicle should cost even with all this fancy stuff? Like monsoon effect showers. 10 lakhs? 20 lakhs? Well, in Mr. Kejriwal's house, it costs 91 lakhs 12,000. इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल पर्दे, एक पर्दे की कीमत 5 लाख से 7 लाख की बताई जाती है और ऐसे 80 पर्दे पूरे घर में लगवाए गए। वाह भाई साहब, कितने आम हो आप। 4 लाख का एक टीवी लगवाया गया और ऐसे 16 टीवी लगवाए गए। 4.5 लाख का साउंड बॉक्स, 4 लाख की फुल बॉडी मसाज चेयर। भाई साहब, मसाज के लिए भी चेयर मंगवा लिया आपने, क्या बात है। और ऐसे अनगिनत ऐशो आराम वाली वस्तुएं से लैस केजरीवाल का शीश महल। किचन में फ्रिज पता है कौन सा है? देखो देखो। This refrigerator brings entertainment to your kitchen. I mean, let's face it, anyone who's working in the kitchen does get bored at times, and that's where this comes in. This has 25-watt speakers, and you think that these are okay speakers? Wrong. See, these are speakers that are actually loud and have some bass. Let me put it this way. These speakers are better than a lot of TV speakers and laptop speakers we have tested. केजरीवाल ने 6 करोड़ 17 लाख रुपए अपने हॉल रूम को बनाने में, 21 लाख रुपए अपने किचन को और 24 करोड़ 60 लाख रुपए अपने बाथरूम के सामानों पर खर्च कर दिए। इन सब को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इनका शीश महल 5 सितारा होटल से अधिक सुविधाओं वाला था। लेकिन इतने सब के बाद भी जेब में रेनॉल्ड्स का पेन लगाए, पैरों में हवाई चप्पल पहने केजरीवाल खुद को आम आदमी की तरह दिखाते हुए अपनी राजनीति को करते थे। चलिए वो अगले चैप्टर में देखते हैं वो कैसे करते थे। देखिए, केजरीवाल जिन्होंने खुद को एक कट्टर ईमानदार नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था, आज स्वयं ही सबसे भ्रष्ट नेताओं में आज उनकी गिनती हो रही है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने अपनी राजनीति के आरंभ में अपनी ब्रांडिंग एक सामान्य व्यक्ति की तरह की थी और उन चीजों से की थी जो उन्हें एक आम आदमी की तरह दिखाएं। कदाचित केजरीवाल का ये रूप उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उनका साधारण रूप, सादा स्वेटर, मफलर और उनकी प्रतीकात्मक गांधी टोपी पहने हुए की एक छवि आम आदमी के सामने ये सब गूंज रही थी। हमारा संबोधन इस देश की जनता से है, आप लोगों से है। हमें पूरा यकीन है कि अगर हमें कुछ होता है तो आपके दिल में जरूर दर्द होगा। हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को ज्वाइन किया। ये बात 1995 की थी। 2006 तक अरविंद केजरीवाल ने नौकरी की यहीं पर और इसी वर्ष उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। नौकरशाही का परित्याग करके केजरीवाल समाज सेवा के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं और अपने मित्र मनीष सिसोदिया के साथ एक संस्था खोलते हैं, एनजीओ खोलते हैं, परिवर्तन नाम की। तब किसी को ज्ञात नहीं था कि ये एकमात्र प्रारंभ है राजनीति का। इसके पश्चात अन्ना आंदोलन होता है और फिर बनती है आम आदमी पार्टी। आइडिया सिंपल सा था, ये पार्टी आम आदमी के लिए है। देखिए, जब भी जहाँ भी देश भर में जितने अन्याय हो रहे हैं, हम इन सब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इन सब लोगों को, जितने लोग अन्याय से पीड़ित हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके इस पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम देश को तैयार करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। और ऐसा नेता जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन से उठकर आया हो, उसकी विनम्र छवि बहुत मायने रखती थी। आपकी बात से मैं असहमत हूँ। आलोचना डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप उसको कम मत आंकिए। गलतियां निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछना तो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपके प्रश्न पूछना और आलोचना करना ठीक नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। इसी विनम्र छवि ने केजरीवाल को एक जमीनी कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर दिया था और इसी छवि पर केजरीवाल ने वादे किए थे। केजरीवाल के वादे भी भव्य नहीं थे, विनम्र थे। बिजली के बिलों में कमी लाना, स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, वो भी फ्री में, और शिक्षा में सुधार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुंबई में 200 यूनिट के 1400 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 0 लगते हैं। हमसे वाद विवाद करें, डिबेट करें शिक्षा के ऊपर, हम उनसे डिबेट करने को तैयार हैं। हम उनको अपने अच्छे स्कूल दिखाएंगे।
इसी विनम्रता और कॉन्फिडेंस ने न केवल केजरीवाल को दिल्ली के इलेक्शंस में जिताया, पर यह भी बता दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल एक विकल्प है। परंतु समस्या न तब हो जाती है जब ये छवि केवल एक मुखौटा होती है। कुछ उदाहरणों से समझाता हूं। पहला उदाहरण, सरकारी गाड़ी या लाल बत्ती ना लेने का। 2013 के शपथ ग्रहण के बाद केजरीवाल ने यही कहा था कि दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी लाल बत्ती की गाड़ी या सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा। और एजेंडा पे ये है कि दिल्ली में कोई भी सरकारी अधिकारी या विधायक लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। परंतु इसके उलट आज केजरीवाल औपचारिक या अनौपचारिक कार्यों के लिए लग्जरी कार का उपयोग करते हैं। एक आरटीआई के हवाले से पता चला है कि केजरीवाल की गाड़ियों पर 2014 से 2022 तक दिल्ली के टैक्स पेयर्स ने 1.5 करोड़ रुपए केवल केजरीवाल की लग्जरी कार्स पर खर्चे हैं। अगला उदाहरण गुजरात से है। चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल गुजरात के दौरे पर थे। वहीं पर एक ऑटो वाले ने उन्हें निमंत्रण दे दिया अपने घर पर आने का। केजरीवाल वहां पर उसके घर गए। यहां तक तो वो अपनी छवि के अनुरूप ही काम कर रहे थे, एक आम आदमी की छवि के अनुसार, क्योंकि उन्होंने ऑटो में सफर किया था उस ऑटो वाले के घर तक जाने का। परंतु केजरीवाल जिस होटल में रुके थे गुजरात में, उस होटल में एक रात गुजारने के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था। और ये जो खर्चा था ना, वो केजरीवाल अपने आप तो कर नहीं रहे थे, वो दिल्ली के खजाने से लिया जा रहा था, टैक्स पेयर के पैसे से। अभी जो लोकपाल आया है वो काफी कमजोर है और सब लोग मिलके अब इसको और इम्प्रूव कराएंगे। लेकिन वो खर्चा जो किसी भी आम आदमी को हजम नहीं हो सकता, वो है 1 करोड़ का समोसा। विवेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक आरटीआई फाइल की कि केजरीवाल सरकार का खाने पीने का बिल कितने का आता है। आंकड़े आश्चर्यजनक थे। आरटीआई के अनुसार ये लोग 14 महीनों में 1 करोड़ से अधिक के समोसे और चाय पी चुके थे, और वो भी तब जब केजरीवाल सरकार ने खुद ये एजेंडा चलाया था कि स्कूलों में समोसा वगैरह नहीं मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार में आने से पहले रोज एक बात कहते थे कि वो सरकारी घर नहीं लेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा सरकारी आवास बनाया जो शीश महल के नाम से जाना जाए। तो आप बंगलों की बात होती है कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे? नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। और क्या एक पहला काम क्या करने वाले हैं अरविंद जी आप? अभी 1 मिनट बना लें सरकार, फिर बताते हैं। देखिए, सीएम अच्छे से रहे, बहुत बढ़िया घर में रहे, ये बिल्कुल तर्क संगत बात है। परंतु अरविंद केजरीवाल ने लगभग 171 करोड़ रुपए अपने घर पर खर्च डाले। ये एक्स्ट्रा वैगन्जा में आता है, अच्छे घरों में नहीं आता, एक्स्ट्रा वैगन्जा कहते हैं इसे। और ये बात एग्जैक्टली ऑपोजिट है उस छवि के जिसका यूज करके केजरीवाल सत्ता में आए थे। आज नीले रंग की वैगनार तो नहीं है, पर लग्जरी कारें चल रही हैं। भले ही बड़े बंगले की बातें ना हों, पर आज टैक्स पेयर के पैसों से शीश महल खड़े किए जा चुके हैं। प्रॉब्लम केजरीवाल के अच्छे से रहने से नहीं है, पहली प्रॉब्लम उस झूठ से है जो बातें बोलकर वो सत्ता में आए, और दूसरी प्रॉब्लम उस बेबसी से है जिसमें दिल्ली के असंख्य लोग आज भी रह रहे हैं। केजरीवाल के बिल्कुल ऑपोजिट स्थिति में कैसी रहती है आधी दिल्ली, वो आगे देखते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर आज भी फूटी रकाबी है। हिंदी उर्दू के लोकप्रिय कवि अदम गोंडवी की ये लाइनें आज भी दिल्ली के लिए एकदम सही फिट बैठती हैं। एक तरफ जनता के प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री का आलीशान शीश महल, तो दूसरी तरफ स्लम एरियाज में रहने को मजबूर लगभग आधी से ज्यादा जनता। दिल्ली बाहर से हमें चमचमाती हुई भले ही दिखती हो, पर इसकी स्लम बस्तियां इस चमचमाते शहर में अंधेरी सुरंगों की तरह हैं। अंधेरे और गंदगी के कारण आप चलकर उनकी बस्तियों तक नहीं जा पाएंगे। आप ही क्या, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पीने का पानी, नल, स्ट्रीट लाइट, बल्ब या बैंक का एटीएम, ये भी इन कॉलोनीज में नहीं जा पाते। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की आधी जनसंख्या के लगभग लोग झुग्गियों में रहते हैं, और 2021 की एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के लगभग 52% लोग स्लम्स में रहते हैं। यानी 2012 से 2021 तक स्लम्स में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2023 में राज्यसभा को यह सूचित किया था कि भाई दिल्ली में 650 स्लम बस्तियां हैं और उनमें लगभग 15.5 लाख लोग रहते हैं। ये तो हुए आंकड़े। आइए अब बात करते हैं स्लम्स में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल और समस्याओं के बारे में। अक्टूबर 2012 में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की ओर से अभिजीत बनर्जी, रोहिणी पेंडे और माइकल वॉल्टन, इन तीनों ने दिल्ली में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले करीब 44% लोग पीने के पानी के लिए बोतल बंद पानी पर निर्भर करते हैं। उन्हें
नॉर्मल तरीके से पानी नहीं मिल पाता है। 2012 में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए मिशन कन्वर्जेंस सर्वे के अनुसार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी और मिलन बस्तियों में 56% बच्चे खुले में शौच करते हैं, जिससे स्वच्छता का संकट और बढ़ जाता है। स्कूल जाने वाले स्लम एरिया में कुल 89% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी हालत किसी से छुपी नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने 2022 में झुग्गी पुनर्विकास योजना प्रारंभ की और उसमें स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को झोपड़ियों के स्थान पर कई मंजिला पक्के मकान बनाने का वादा किया गया, पर घोषणा ना की गई, उस पर काम नहीं किया गया। उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में जेलरवाला बाग नाम से एक 14 मंजिला आवासीय परिसर बनाया भी गया है, पर ये सभी योजनाएं ना राजनीतिक लड़ाइयों की भेंट चढ़ जाती हैं। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने के आदेश देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का आरोप था कि पीएम मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने एमसीडी, रेलवे, डीडीए के साथ बैठक करके अफसरों को आदेश दे दिया है कि दिल्ली से झुग्गियों का पूरी तरीके से सफाया करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव में जहां झुग्गी वही मकान देने का वादा तो कर देती है और चुनावों के बाद झुग्गियों को तोड़ देती है। पर ये भी कमाली के आरोप थे। 2022 में दिल्ली के कालकाजी में 3000 फ्लैट्स बनाए गए स्लम में रहने वाले लोगों के लिए। इन 3000 फ्लैट्स में कालकाजी के भूमिहीन कैंप, जवाहर कैंप और नवजीवन कैंप में रहने वाले हजारों परिवार रहने भी आए। पर ये फ्लैट्स सेंटर ने बनवाए और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। लेकिन इस स्कीम को भी अपना बताकर केजरीवाल ने इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक ली। उधर से केजरीवाल ने भी कहा था कि भाई हम भी स्लम में रहने वाले लोगों को हाई राइज बिल्डिंग देंगे, उन्हें रहने का पक्का घर मिलेगा और 2022 तक 52,000 से अधिक घरों को हम बनाकर दे देंगे। 2025 तक ऑलमोस्ट 90,000 घर बनाकर दे दिए जाएंगे। 2022 निकल गया, ना 50,000 घर मिले और 2025 आ गया, ऑलमोस्ट 90,000 घर भी नहीं ही मिल पाएंगे। बीती गर्मियों में पूरी दिल्ली पीने के पानी की किल्लत से जूझती रही। टैंकरों के पीछे लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। जिस टैंकर माफिया को समाप्त करने की बातें केजरीवाल किया करता था, वो टैंकर माफिया खूब फल फूल रहा है और लोग सकते में हैं। जिन घरों में नल से जल आता है उनमें जल नहीं, फैंटा, पेप्सी और चाय के रंग का पानी आता है। ना पीने को पानी है और ना ही सांस लेने को साफ हवा। दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगा है, पर कुछ करने के नाम पर किया जाता है ब्लेम। कभी हरियाणा को ब्लेम तो कभी पंजाब को ब्लेम। पंजाब में सरकार बन गई तो केवल हरियाणा को ब्लेम। पर प्रश्न ये उठता है कि देश की राजधानी होने के बाद भी दिल्ली का ये जो हाल है वो हाल क्यों है? दिल्ली सरकार टीचर्स और म्युनिसिपैलिटी के लोगों तक को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है। क्यों? रोजमर्रा की चीजें जैसे शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, पानी आदि, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? तो ये सब ना अगले चैप्टर में जानते हैं। देखिए, दिल्ली के सीएम और दिल्ली के आम आदमी दिल्ली में कैसे रहते हैं अभी तक वो हमने देखा, पर अब दिल्ली के लोगों से अलग दिल्ली की क्या स्थिति है वो देखते हैं। जैसे बरसात के मौसम में काले बादल छा जाते हैं ना, ऐसे ही काले बादल दिल्ली की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी छा चुके हैं, जो कि एक भयानक रूप लेने की कगार पर है। साल 2024-25 के बजट में दिल्ली को 1495 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली में ये सामान्य बात हो चुकी है और ऐसा उस कंडीशन में है जब सेंटर का कुशनिंग सपोर्ट दिल्ली के साथ रहता है। 2020 की घटना बताता हूँ। 2020 में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगातार 2 महीने तक लॉकडाउन के बाद दिल्ली के डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की मांग करते हैं ताकि इन पैसों से दिल्ली के टीचर्स और एमसीडी के वर्कर्स को वेतन दे सके। ये वो सरकार थी जिसके पास सरकारी एम्प्लॉयज के लिए वेतन के लिए पैसे नहीं थे, पर सिर्फ महिलाओं को फ्री बस सुविधा और बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने के लिए सरकार ने 2023-24 में 4,744 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। ये दोनों बातें ना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां एक तरफ सरकार सब कुछ मुफ्त में देने का प्लान करती है, वहीं दूसरी ओर अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए जेब में पैसे नहीं है। साल 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और ना तो तब कोरोना वायरस था, ना ही उसके आने के कोई संकेत भी थे। तब भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की 12 यूनिवर्सिटीज के 2700 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी महीनों तक अटका दी थी। लेकिन इसी साल यानी कि साल 2019 में ही केजरीवाल दिल्ली के इमामों की सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए और इमामों के हेल्पर्स की सैलरी 9,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 करने का
वादा कर देते हैं। बाद में साल 2022 में एक आरटीआई से पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने सचमुच ऐसा कर भी दिया था और इमामों की सैलरी काफी बढ़ा दी गई थी। इन दोनों ही घटनाओं से पता चलता है कि कैसे जिस दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं रहते हैं वेतन के लिए सरकारी एम्प्लॉइज की, वो एक तरफ वोट बैंक के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे उड़ा रही है और दूसरी तरफ इस टैक्स पेयर के पैसे को अपने शीश महल में लगा रही है। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली एक घाटे का सौदा बन गया है, जहां राज्य हर साल करोड़ों रुपए के घाटे में जा रहा है। डीसीडब्ल्यू के कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद वो प्रदर्शन पर बैठ गए थे। 90 लोगों के टोटल स्टाफ में से केवल 8 ही लोगों को वेतन मिला है और बाकी लोगों को 6 से 7 महीने का वेतन नहीं मिला है अभी तक। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल का मामला भी यही है, जहां 10 महीने से सैलरी ना देने पर वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। अगर आपको एग्जाम्पल देने शुरू किए ना तो 2027 का वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, लेकिन वेतन ना देने की जो कहानी है ना दिल्ली की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। खैर छोड़िए, ये तो थोड़ा सा मजाक था, पर किसी भी स्थान को साफ रखने के लिए ना वहां पर सफाई की आवश्यकता होती है, जो कि सफाई कर्मचारी करते हैं। लेकिन जब आप सफाई कर्मचारी को वेतन ही नहीं देंगे तो वो मुफ्त में थोड़ी साफ करेगा आपके लिए, क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है जो कि पैसे से चलता है। सफाई ना होने के कारण इस समय दिल्ली में हर जगह कचरा ही कचरा है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी मिले महीनों हो चुके हैं और ये मसला शुरू हुए 21 महीने हो चुके हैं। दिल्ली में सैनिटेशन की प्रॉब्लम 1-2% से नहीं, पूरे 950 यानी कि 9.5 गुना से बढ़ चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोग किस गंदगी में रह रहे हैं इस समय। तो जिस दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं और जिस दिल्ली में दिल्ली के आम लोग रहते हैं, वो दोनों अलग अलग स्थान हैं और ये बात सबसे अधिक दिल्ली के लोगों को समझनी चाहिए। आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट्स में लिखें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। साथ ही स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है ना, उसे अवश्य देखें, जहां आपको आगे की बेहतर जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।